चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। आज हमको करना है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स जो है इकोन सेमेस्टर 1 का, उसका पेपर डिस्कस करना है बेटा, जो 3 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक है जी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो अपनी तरह का एक इजी टाइप का पेपर था, कोई खास बात थी नहीं इससे। इसमें अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की हुई है, हमारी सारी वीडियोस देखी हुई हैं, तो ये पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी था बेटा पार्ट ए में, और 2 3 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने थे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है फर्स्ट फॉर डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम रियल मीन दिया हुआ है, यानी कि x माइनस एक्स बार यानी कि x माइनस म्यू, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 बोल रहा है, और ये 4 ऑब्जर्वेशन दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग। चलिए पहले तो मैं इस डेटा को लिख लूं जरा। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2024 पेपर का। तो यहां पर इसने हमको डेविएशन दिए हैं x माइनस एक्स बार, आप इसको लिख सकते हैं। और इन जनरल वैसे हम इसको x माइनस म्यू लिख लेते हैं, डेविएशन फ्रॉम रियल मीन। तो फर्स्ट डेविएशन है 0.3, फिर 0.9, उसके बाद 0.1, और नहीं 1.0 है, उसके बाद 1.3 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है, तो एक डेविएशन और होगी, इसको मैं d लिख देता हूं। ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है जी। चलो फिर हमको कहता है व्हाट इज द डिविएशन फ्रॉम सैंपल मीन फॉर द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। और फिफ्थ वाली डिविएशन क्या है, डी, ये पूछ रहा है। देखो बेटा डिविएशंस के बारे में, डिविएशन फ्रॉम रियल मीन के बारे में 2 रूल हैं जो आपको याद रखने होंगे। सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार यानी कि एक्स माइनस म्यू 0 होता है, सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज 0। और दूसरा रूल आपने किया था, इन डेविएशंस का स्क्वायर्ड सम जो होता है वो मिनिमम होता है। ये हमने बहुत डिटेल में क्लास में किया हुआ है। तो अब देखो बेटा हमको पता है इन डेविएशंस का जो सम है, यानी कि सिग्मा ऑफ एक्स माइनस म्यू, ये 0 है। तो यानी कि इन सब का जो एडिशन आएगा, मतलब 0.3 प्लस 0.9 प्लस 1 प्लस 1.3 प्लस डी, इनका जो सम है वो 0 आएगा। तो यहां से डी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें और कुछ नहीं करना था, फिफ्थ डेविएशन निकालनी थी। ये मेरे पास आ गया बेटा -3.5। तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई, और ये पार्ट यहां कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये 2 रूल आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0 एंड स्क्वायर्ड सम इज मिनिमम। ठीक है, तो ये मैं अब रब कर देता हूं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका, ये हो गया है, डी की वैल्यू निकाल ली है हमने। नेक्स्ट, कैलकुलेट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना है बेटा। सेकंड, तो आपको पता है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको पता ही है। यहां से x माइनस म्यू का स्क्वायर, हम इन सब का स्क्वायर कर देंगे, है मेरे पास शायद ये 0.09, ये 0.03 का स्क्वायर हो गया, 0.3 का स्क्वायर हो गया, फिर 0.9 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1.3 का स्क्वायर, फिर d का स्क्वायर। d हमारा 3.5 आ चुका था माइनस वाला, तो माइनस 3.5 का स्क्वायर विल बी अगेन 12.25। तो सिग्मा ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, स्क्वायर्ड सम आ गया है ये हमारा 15.84। तो बस यहां आपको वैल्यू डालनी है 15.84 ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 यानी कि 5 माइनस 1 का रूट। तो ये आ गया है हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरे पास इसकी वैल्यू है बेटा, ये आ रहा है 1.9899। ये काम हमारा यहां तक खत्म हो गया। ठीक है जी, चलो। फिर कहता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हाट इज द न्यू वेरिएंस। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, एस लिख देता हूं, इज ट्वाइस ऑफ ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर आप एक नोट दे देंगे, एज एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन विल आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा बेटा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ गया 3.9
9798। और अब हमको निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि 3.9798 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 15.8388। ठीक है जी। तो बेसिकली यहां पर हमसे यही पूछा था, न्यू वेरिएंस बनाना है। ठीक है, वो चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन वाले प्रूफ हम मेन क्लास में कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में प्रूफ नहीं दिखाना है, प्रूफ दिखाना होता तो हमसे क्लियरली बोल देता। दूसरा, ये मार्क्स भी जस्टिफाई हो रहे हैं कि 2 नंबर का ये पार्ट है, 2 नंबर के लिए इतना ही हमें करना है, प्रूफ अलग से नहीं दिखाने। ठीक है। इसके बाद अच्छा, एक और बात, अगर किसी बच्चे को ये एलियन बातें लग रही हो कि ये चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, तो बेटा एक बार मेन कॉन्सेप्ट की वीडियो पहले देखा, उसके बाद आप इसको करो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? ठीक है जी, व्हाई इट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, ये थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा, ये क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। एक सिंपल सी बात मैं आपको वापस थोड़ा सा याद दिला देता हूं बस। थर्ड पार्ट, बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी ऑब्जर्वेशन की इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्जर्वेशन की इक्वल हो जाएगा तो हम पूरी पॉपुलेशन ही चेक कर लेंगे। हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को सैंपल स्टैटिस्टिक्स के इक्वल लाने के लिए ही डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसीलिए हम एक ऑब्जर्वेशन फ्री छोड़ देते हैं। जैसे अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 4 ऑब्जर्वेशन आप फ्रीली जैसे भी सिलेक्ट कर लो, एक ऑब्जर्वेशन रिजिडली डिफाइन होगी जो सैंपल पैरामीटर को पॉपुलेशन पैरामीटर को सैंपल स्टैटिस्टिक के इक्वेट कर देगी। 99% बच्चों को ये थर्ड वाले पॉइंट की बातें एलियन लग रही होंगी, लेकिन बेटा मैंने बहुत डिटेल में क्लास में इसको समझाया है, वो वहां से आप देख लेना। सिर्फ थ्योरी में 2 लाइनें लिखनी है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल था, ये एकदम क्लियर हो गया। क्योंकि इससे ज्यादा बातें मैं अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा ना, तो ये वीडियो भी मेन कॉन्सेप्ट की तरह ही लेंदी हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं करना चाहता, ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं इन क्वेश्चंस की, ताकि आप आराम से इनको समझ पाए। ठीक है जी, तो ये ए पार्ट था, ये हमने कर लिया है। 1 और 2 प्रैक्टिकल था, मैंने बहुत आराम से आपको करा दिया है। थर्ड वाला जो था ये थियोरेटिकल नेचर का था, ये मेन वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया, अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। बी पार्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। क्लास इंटरवल दिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आरएफ दिया है। अब बच्चों को याद होगा हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती थी, फ्रीक्वेंसी से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी निकालते थे कुछ केसेस में, और उसके बाद आगे कुछ करते थे। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लास इंटरवल इन विच द सैंपल मीडियन वुड लाई। सैंपल मीडियन जो 50-50 पार्ट्स ऐसे डिवाइड कर देती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी, देखते हैं एक बार। ये एक बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है बेटा, तो मैं इसको ना यहीं पर ही आपको कुछ हिंट दे देता हूं। देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लूं तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ये एज इट इज। ठीक है जी, फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, मेरे पास है ये वैल्यू 0.343। नेक्स्ट फिर ऐड करूंगा 0.518, 0.518 में फिर से आगे ऐड करूंगा 0.136, तो ये आ जाएगा 0.654। इसमें फिर से ऐड करूंगा 0.194, 848 में फिर से ऐड करूंगा 0.078, तो ये आ जाएगा 0.926, 926 में ऐड करूंगा 0.044, तो ये आ जाएगा 0.97, 0.97 में 0.03 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 1। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, लास्ट आ गया 1। ठीक है जी, अब इसने हमसे पूछा इन विच क्लास मीडियन विल लाई। मीडियन होता है बेटा 50% पोर्शन जहां कवर हो रहा हो। तो अब आप यहाँ क्यूमुलेटिव में नोटिस कर पा रहे हो कि ये 50% यहां कवर हो रहा है, 51.8 तक ऑब्जर्वेशन यहां कवर हो रही है, मतलब 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, यहां 15 तक। उसके पीछे पीछे हमारी 51.8% ऑब्जर्वेशंस कवर हो चुकी हैं, और हमें देखना 50% ऑब्जर्वेशन कहां तक कवर हो रही है, तो 10 और 15 के बीच में ही वो नंबर होगा। तो क्लास कौन सी आ गई, 10 to 15, जिसमें मीडियन लाई करेगा। ठीक है जी, हो गया यहां तक।
अब इसके बाद कैलकुलेट द डेंसिटी फॉर ईच क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है बेटा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज। तो अगर फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मैं निकालूंगा तो 0.177 डिवाइडेड बाय इस क्लास का साइज कितना है 5। सेकंड वाले की अगर मैं निकालूंगा 0.343 डिवाइड बाय क्लास साइज है 5। इसको भी क्लास साइज 5 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी क्लास साइज 5 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसे करता जाऊंगा और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल आएगी। ठीक है जी, इसमें कोई खास बात थी नहीं, बिल्कुल बेसिक दो पार्ट थे ये। तो मैं इनको अब रब कर देता हूं ताकि थर्ड पार्ट के लिए जगह बन जाए मेरे पास। ठीक है जी, तो फर्स्ट और सेकंड हमने निकले थर्ड। बट प्रोपोर्शन ऑब्जर्वेशंस आर बिटवीन 25 एंड 45। तो पहले हम देख लें 25 और 45 कहां से कहां तक आएगा। 25 और 45 इसके बीच में कहीं पर आएगा। तो मैं इन तीनों को यहां जरा कॉपी कर लेता हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन डिटेल में समझाता हूं। देखो जी, ये 1 के बी का थर्ड पार्ट है। हमारी जो क्लासेस इन्वॉल्व हो रही हैं वो हो रही है 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 60। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं या रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो है 0.194, 0.078 एंड 0.044। ठीक है जी। अब देखो बेटा, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं 25 टू 45, यानी कि हम स्टार्ट करें 25 से और एंड करें 45 पर। ये थे हमारे ओल्ड क्लास इंटरवल और ये है न्यू क्लास इंटरवल। सिंपल एक प्रोपोर्शनेट मेथड हम यूज करने वाले हैं, इसमें कोई भी खास फॉर्मूला नहीं यूज होगा। तो ये 20 टू 30 था, हम इसको 25 टू 30 बनाना चाहेंगे। 30 टू 40 एज इट इज। ये 40 टू 60 था, हम इसको 40 टू 45 बनाना चाहेंगे। अब न्यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं बेटा। देखो 0.194, 0.078 और 0.044 डिवाइडेड बाय, ये तब थी जब क्लास साइज 10 का था, इनटू अब की बार क्लास साइज कितना है 5। तो सिंपल प्रोपोर्शन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि अगर 10 क्लास साइज में फ्रीक्वेंसी 0.194 थी तो 5 क्लास साइज में कितनी होगी, डिवाइड बाय 10 इंटू 5। सिंपल। अगेन, ये तब थी जब क्लास साइज 10 टू 40, 30 टू 40 10 था। अभी क्लास साइज कितना है 30 टू 40 10, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेम रहेगा। अगेन, ओल्ड क्लास इंटरवल था 20 का, अब हमको जो न्यू क्लास इंटरवल चाहिए वो 5 का। तो बेटा इन तीनों को आप आराम से सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन करके, और फाइनली आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 टू 45। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात यहां पर थी नहीं, एक बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये बड़ा मतलब जैसे कॉमेडी फिल्म देखते हो ना, ये वैसा क्वेश्चन था। इतना बड़ा बड़ा डेटा दिया हुआ है, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, देख के ही क्वेश्चन घबरा जाए बच्चा। भाई A1 A2 A3 यानी कि सर वो आप ऐसे ऐसे करके वेन डायग्राम बनाओगे, फिर उसमें प्रोबेबिलिटीज लिखोगे, फिर इंटरसेक्शन, और पता नहीं क्या क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लड्डू क्वेश्चन। देखने में खतरनाक है, वैसे लड्डू है। देखो इसने कहा स्टूडेंट्स A1 A2 A3 गो टू द कॉलेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI ऐसा दिया हुआ है। इवेंट ऑफ AI गोइंग टू कॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ A2। ठीक है जी। A1 और A2 जो है, ये जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर। कि जैसे आप लोग हो ना, तो ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज जाएगा तभी मैं कॉलेज जाऊंगा, वो नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाएगा नहीं जाएगा मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो जाऊंगा। ठीक है, या नहीं जाऊंगा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इंडिपेंडेंस को हम लोग दिमाग में कैसे रखते हैं, अगर इंडिपेंडेंट बोल दिया तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कहीं पर ये फॉर्मूला यूज करा लेगा शायद हमसे। ठीक है, चलो फिर कहता है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, यानी कि तीनों ही कॉलेज जाएंगे सेम डे पर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4%।
A3 गिवन A1 एंड A2, A1 A2 आए हैं तो A3 भी जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25 और A2 की प्रोबेबिलिटी इज 4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। ये डेटा मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि इसको लिखकर ही बताया जाएगा क्वेश्चन को। चलिए बेटा, तो ये डेटा हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हमको क्या बोलता है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 स्टूडेंट्स नॉट कमिंग टू द कॉलेज एट एनी गिवन डे इज 0.06। तो फर्स्ट पार्ट में हमको बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 नॉट, ये भी नहीं आया, A2 नॉट ये भी नहीं आया, A3 नॉट ये भी नहीं आया, ये प्रोबेबिलिटी है 0.06। तीनों ही नहीं आए, तीनों के तीनों घूमने चले गए, पुष्पा 2 देखने चले गए। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल कम टू द कॉलेज ऑन दैट डे। प्रोबेबिलिटी बेटा हमको फाइंड करनी है एट लीस्ट वन। अब एटलीस्ट वन के दो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे बेटा, या तो सिंपल सिंपल चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 लिखो, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हैज कम। इस क्वेश्चन में हमको साफ साफ नजर आ रहा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हमको गिवन ही है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 0.94। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ गया लड्डू एकदम। दिखने में क्वेश्चन लेंदी लग रहा था लेकिन है लड्डू सा अभी तक तो। ठीक है जी, चलो इसको थोड़ा साइड कर दें ताकि जगह मिल जाए हमको। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हमारा डन है, आगे चलते हैं। कहता है इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 एंड इंटरप्रेट इट। चलो जी देखते हैं जरा ध्यान से A1 A2। ऐसा करते हैं, पहले तो A1 A2 का इससे कुछ रिलेशन निकालते हैं। चलो देखो बेटा, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ये गिवन है हमको 0.25। आपको याद है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A का फॉर्मूला, रफ में अगर बताऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है जी, फॉर्मूला एक बार थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट हैवी हो जाएगी वीडियो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला आपने किया था बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा किया था ना फॉर्मूला ये। ठीक है, अब इसी रूल को हम यहां लगा दें तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A1 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 0.2। अब आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, ये नहीं, ये तो नॉट की थी, ये प्रोबेबिलिटी हमको 0.4 गिवन है, तो यहां पर मैं 0.4 पुट कर दूंगा और फाइनली जो मेरे को मिलेगा वो मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है जी, ऐसा ही आ रहा होगा ये, और फाइनली ये इसको कंप्लीट करके आ रहा है पॉइंट, ये हमको 0.25 गिवन है, तो ये आ गया डिवाइड बाय 0.25, दिस इज 0.16। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 आ गया है 0.16, एक बार। दूसरा, हमको पता है A1 A2 इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, A1 A2 इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि इंडिपेंडेंट है। सो हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और A2 में क्या रिलेशन है। इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जो होगी ना वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 होगी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 को मैं x अज्यूम कर लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 4x होगी।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 को मैं x अज्यूम कर लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 4 इंटू एक्स होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0.16 हमको गिवन है। यहां से मुझे x की और 4x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई है 0.2 और 4x की वैल्यू 0.8, यानी कि ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। ठीक है जी। इतना काम करने के बाद वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2। अब ये आसान है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है हमारे पास 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है हमारे पास 0.8 और इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास 0.16। यहां से आप इसको सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 निकाल लेंगे। आंसर मेरे पास है 0.84 आ रहा है। बेटा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना आप फिर भी। ठीक है जी। तो हमने पहले इस फॉर्मूला को यूज किया और ये निकाल लिया A1 इंटरसेक्शन A2, और इंडिपेंडेंट वाले रूल का यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और A2 की वैल्यू अलग अलग निकाल ली, फिर फॉर्मूला में वैल्यू डाल। कोई भी खास बात नहीं थी इसमें, सिंपल टाइप का था। अच्छा, इसको इंटरप्रेट भी करना है A1 यूनियन A2। तो यूनियन का मतलब आप जानते हो और, इंटरसेक्शन का मतलब जानते हो एंड। तो और मतलब ईदर A1 और A2 विल गो टू कॉलेज, उसकी प्रोबेबिलिटी है इतना 0.84, यानी कि 84% चांस है कि A1 या A2 में से कोई तो आया होगा ही। ठीक है। Next, third part, if A2 has to come to college on any given day, what is the probability that A1 and A3 will also come? गिवन कंडीशन है कि A2 तो आ ही रहा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि A1 एंड A3, A1 एंड A3 विल आल्सो कम। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो गिवन कंडीशन होती है नीचे रखते हैं, जिसको फाइंड करना होता है ऊपर। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 गिवन A2, ये हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A2 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, सारी प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी हैं हमारे पास। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 तो ये रही आपके पास 0.82 और A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन वाले ने दी थी हमको 0.4। ठीक है जी, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली है। अब 0.04 गिवन था क्या? 0.04 गिवन था बेटा। ये कैलकुलेशंस अपनी चेक कर लेना एक बार। 0.04 इसका अभी तक यूज किया था हमने कहीं? नहीं, अभी तक यूज नहीं हुआ था। 0.04 है। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। एक मिनट है मेरे पास, 0.05 आएगा। ठीक है जी, चलो जी। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, ये भी इसके थर्ड पार्ट तक हमने कर लिया है। 2 का ए भी कंप्लीट है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट है बेटा 2 का बी। ठीक है जी। यहां क्या बोलता है, ये भी एक रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस ज्यादा है इसमें। अ बुक स्टोर परचेज 3 कॉपीज फॉर ₹6 एंड सेल्स देम एट ₹12। अनसोल्ड कॉपीज आर सोल्ड फॉर ₹2। पीएमएफ गिवन है सेल्स का। ठीक है। अब देखो क्या है कि वो ₹6 में परचेज करके लाता है कोई मैगजीन, उसके बाद ₹12 में बेच देता है। अगर कुछ अनसोल्ड रह गया तो वो भी रद्दी वाले को बेच देता है, रद्दी वाला तोल के उसके ₹2 पे कर देता है। ठीक है जी। तो कॉस्ट प्राइस ₹6 है, सेलिंग प्राइस ₹12 है और स्क्रैप प्राइस
₹2। ठीक है, तो ये इसने हमको डेटा दिया है पहले इस डेटा को लिख लेता हूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। सिर्फ डेटा कॉपी कर रहा हूं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए यहां वीडियो को पॉज करके डेटा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, डेटा कॉपी हो गया। हमेशा किसी भी पीएमएफ में आप क्रॉस चेक जरूर करेंगे, मैंने आपको बताया है क्रॉस चेक करना जरूरी है कि सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सम 1 नहीं आ रहा तो ऊपर नीचे क्वेश्चन की थ्योरी में दोबारा पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है कोई चीज हमने मिस कर दी हो। ठीक है जी, डेटा कॉपी हो गया। पीएमएफ ऑफ द नेट रेवेन्यू फंक्शन वाई। अब नेट रेवेन्यू फंक्शन वाई जो है उसका भी पीएमएफ बनाने को बोल रहा है हमको फर्स्ट पार्ट में। बना लेंगे जी, नेट रेवेन्यू वाई। वाई, अब देखो बेटा वाई जो है वो क्या होगा समझना आप। वाई है आपका नेट रेवेन्यू। अगर आपकी सेल हुई है ₹0 की, यहां पर आप समझना जरा, आपका नेट रेवेन्यू होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, देखो जी, टोटल कॉस्ट तो आपकी हर केस में आप कितनी कॉपीज लेकर आए हो बेटा? 3 कॉपीज परचेज कर लाए हो ₹6 पे। ठीक है, यहीं पर ही कर देता हूं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। आप ₹18 का सामान तो परचेज कर ही लाए हो शॉप में, 3 कॉपीज खरीद के लाए हो ₹6 के हिसाब से, तो ₹18 तो आपकी इन्वेस्टमेंट लग ही गई। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू कैसे आएगा? जो सेल हो गई उस पे ₹12 के हिसाब से, जो अनसोल्ड रह गया उस पे ₹2 के हिसाब से। पहला केस है जीरो सेल। जीरो सेल मतलब 3 कॉपीज जो आप परचेज करके लाए हो तीनों की तीनों स्क्रैप में जाएंगी ₹2 के हिसाब से। ठीक है, 1 सेल यानी कि एक जो सेल हो गई वो ₹12 के हिसाब से जाएगी। ये थोड़ी सी ना जगह बना देता हूं। एक जो सेल हो गई वो ₹12 के हिसाब से जाएगी, प्लस जो बची हुई 2 रह गई वो ₹2 के हिसाब से जाएंगी। 2 की सेल हुई है तो बेटा जो 2 की सेल हुई है वो तो ₹12 के हिसाब से बिक गई, प्लस एक जो बच गई आपकी वो ₹2 के हिसाब से रद्दी वाला ले जाएगा। 3 की सेल हो गई, 3 की 3 सेल हो गई है ₹12 के हिसाब से, प्लस स्क्रैप में कुछ जाएगा ही नहीं फिर हमारा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है जी, जो बिक गई वो ₹12 के हिसाब से बिकेगी, जो नहीं बिकी अनसोल्ड रह गई वो ₹2 के हिसाब से जाएगी। टोटल हमें 3 कंप्लीट करना है। ठीक है जी, यहां से आप y की वैल्यूज निकाल, और कॉस्ट जो है वो ₹18 की माइनस कर देनी है सब में से। यहां से आपके पास आ जाएगा आपका नेट रेवेन्यू फंक्शन, नेट रेवेन्यू की वैल्यू यानी कि y की वैल्यूज। ठीक है जी, मेरे पास वैल्यूज है, मैं लिख देता हूं। एक मिनट, हाँ है y की वैल्यूज। तो ये है 12, कोई प्लस माइनस करके वैल्यू निकाली और कुछ नहीं किया, -4, 8 एंड 18, और जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो एज इट इज रहेंगी, 0.1, 0.2, 0.2, 0.5। लो जी, ये पीएमएफ था सेल्स का एक्स वाला, और वाई वाला आ गया रेवेन्यू का पीएमएफ, बना दिया जी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस निकालना है, आपको पता ही है, x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आएगा, x का स्क्वायर करके उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आएगा। तो एक्सपेक्टेड तो ये आ ही गया, वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा मीन एंड वेरिएंस ऑफ x। मेरे पास कैलकुलेशंस हैं, आप कर लेना एक बार, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं इसके। 2.1 आएगा इसका सम, और 5.5 आएगा ये, यहां पर ये आ जाएगा 5.5 माइनस 2.1 का स्क्वायर। सो फाइनली इसको सॉल्व करके ये वेरिएंस आ जाएगा बेटा 1.09।
तो ये आ गया मीन एंड वेरिएंस ऑफ, मीन आ गया ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस आ गया ये, सिंपल। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस ऑफ y, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ ही गए, इसमें भी वही करना है। आप y को और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर दोगे, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। फिर y का स्क्वायर करके उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर। और वेरिएंस ऑफ y कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास वेरिएंस ऑफ y भी आ जाएगा। है क्या मेरे पास आंसर, अगर मैं लिख दूं आपके लिए तो? नहीं, आप कर लेना इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है जी, कर देंगे। तो बेटा अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का। तो y इक्वल टू 8 ये रहा, और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 8 या 8 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है, 18 और 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 18, दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज 0.2 प्लस 0.5 यानी कि 0.7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका इस पार्ट में यही करना था। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। एक बार आप ये हिंट्स अच्छी तरह से देख लेना, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो, मीन वेरिएंस वगैरह कैसे निकालते हैं और ये सब मैंने कैसे किया, तो मेन कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में एक बार जाके देखना। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, बाय बाय।